हेलो एंड वेलकम टू जेके सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट की। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। जो पहला पार्ट हमारा होगा उसमें हम कोऑपरेटिव मूवमेंट इन वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे एंड द सब्सिक्वेंट पार्ट जो इसमें आएगा उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया डिस्कस किया जाएगा। द फर्स्ट पार्ट इज़ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन वर्ल्ड। द कोऑपरेशन इज़ अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना। जो कॉपरेशन यानी मिल बांट के काम करना, चाहे ईस्ट है, चाहे अफ्रीका है, चाहे यूरोप है, चाहे नॉर्थ है या साउथ है, कॉपरेशन दुनिया के हर किसी कोने में एक ना एक तरीके से पाई जाती है। एक्सपेरिमेंट्स इन कोऑपरेशन हैव बीन कैरिड ऑन ओवर फॉर अ सेंचुरी। जो कॉपरेशन के डिफरेंट नए नए तरीके ये पहले दिन से किए जा रहे हैं, यानी जब से इंसान ने होश संभालना शुरू कर दिया तब से उसने एक दूसरे पे कोऑपरेशन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे उसकी डेली नीड्स पूरी होती थी, इजीली अवेलेबल हो जाता था और उसके लिविंग यानी जीने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते थे। एंड इन द लेटर ईयर्स जब मैन इवॉल्व होता गया, डेवलपमेंट आती गई, तो इस कोऑपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। लेकिन इंडिया में जो एक कॉन्सेप्ट है कोऑपरेशन का, इट केम अ बिट लेटर, नॉट एज ए कॉन्सेप्ट बट एज ए मूवमेंट। इंडिया में जो कोऑपरेटिव मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है ये यूरोप के मुकाबले में थोड़ा बाद में आया। ऑल्दो कोऑपरेटिव अरेंजमेंट सच एज म्यूचुअल इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन existed long before the cooperative movement began with the application of cooperative principles to business organization। स्टेटमेंट का जो मतलब है वो कुछ ऐसा है। देखिए, पहले मैंने स्टेटमेंट यूज़ किया कि कॉपरेशन का जो एक्सपेरिमेंट है ये सेंचुरी से किया गया। तो कैसे हम बताएंगे कि 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी में कोऑपरेटिव मूवमेंट का इवॉल्व हो गया, जबकि कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट तो सोसाइटी में पहले ही था। मेरे कहने का मतलब है कोऑपरेशन तो सोसाइटी में पहले थी, लेकिन जब ये कोऑपरेशन के रूल्स, म्यूचुअल इंश्योरेंस या प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना शुरू हुआ तो फॉर्मली एक कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हो गई। यानी कॉपरेशन सोसाइटी में थी, लेकिन यही वाले रूल्स जब हमने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करना शुरू कर दिया, इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया, तो वी फाइनली से दैट द कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज स्टार्टेड। अगर हम कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करेंगे, द कोऑपरेटिव मूवमेंट बिगिन इन यूरोप इन 19th सेंचुरी, प्रीमियरली इन ब्रिटेन एंड फ्रांस। कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो पहले वजूद शुरू हो गया एज ए फॉर्मल सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट, तो ये पहले हुआ ब्रिटेन एंड फ्रांस में। हालांकि एक सोसाइटी है, वी कॉल इट द शोर पोर्टर सोसाइटी, ये क्लेम करती है कि मैं वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट कोऑपरेटिव हूँ, और ये एस्टैब्लिश की गई थी एबरडीन इन 1498। एबरडीन एक पोर्ट सिटी है स्कॉटलैंड की। हालांकि ये क्लेम तो करती है, लेकिन लेटर ऑन इट हैज़ सिंस डीम्यूचुअलाइज्ड टू बिकम ए प्राइवेट पार्टनरशिप। पहले ये बताती थी कि मैं एक सोसाइटी हूँ, मैं एक कॉर्पोरेशन हूँ, लेकिन लेटर ऑन ये एक प्राइवेट पार्टनरशिप बन गई। डीम्यूचुअलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक सोसाइटी कन्वर्ट हो जाती है कंपनी में। कैसे? वो जो सोसाइटी होती है वो अपने एसेट्स को कन्वर्ट करती है शेयर्स में, और जो उसके मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को वो शेयर्स दे देती है। हैंस डीम्यूचुअलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस जिसमें एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कन्वर्ट होती है कंपनी में। मूविंग अहेड, अगर हम रीज़न देखेंगे कि कोऑपरेटिव मूवमेंट बहरहाल अब कहाँ से कैसे वजूद में आई, इंपॉर्टेंट रीजंस देखेंगे कि क्या वजह थे कोऑपरेटिव मूवमेंट के, बिफोर कि हम फॉर्मली डिस्कस करें कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है कहाँ से वजूद में आई, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स हुए। थोड़ा सा बैकड्रॉप लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने बात की जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है दैट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी की अगर मैंने बात की थी तो ये वही वक्त था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आया तो द फर्स्ट रीज़न इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रादर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंक्रीजिंग मैकेनिज़्म ऑफ इकॉनमी हो गई। इकॉनमी की जो बढ़ने की रफ्तार थी तरक्की की वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, और इस वजह से सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई। जब सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई, हालांकि इसके कई आद बेनिफिट्स भी थे, बट इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये था कि इट थ्रेटन्ड द लाइवलीहुड्स ऑफ मनी वर्कर्स। कैसे हुआ? विद द इमर्जेंस ऑफ मास प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम
entrepreneurs who had previously been capable of sustainable production of high quality goods found themselves competing with large industries that sold less expensive, poorly made products. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इससे पहले क्या सोसाइटी का स्ट्रक्चर था? सोसाइटी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि कुछ लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, हाउस होल्ड लेवल पे चीज़ें बनाया करते थे। वो चीज़ें एक तो ड्यूरेबल होते थे, इसके अलावा उनमें क्या होती थी, क्वालिटी होती थी, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो लार्ज नंबर ऑफ वर्क फोर्स को लाइवलीहुड प्रोवाइड करते थे। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हैंड को रिप्लेस किया मशीन से, और मशीन में आपको पता है कि एम्पलीफाई होती प्रोडक्शन, यानी अगर कोई बंदा दिन में एक कुर्ता शलवार सिल पाता है तो मशीन उसकी जगह 1000 प्रोडक्ट्स दिन में सिल पाएगी। इससे क्या हुआ कि वो जो आदमी हाथ से सिला करता था उसकी रोज़ी रोटी चली गई। दूसरी तरह से चीप प्रोडक्ट्स आने लगे, पुअर प्रोडक्ट्स आने जिनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी, और धीरे धीरे करके जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थे इन पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा। एक तरफ से जैसे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन एम्पलीफाई हो गया और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने रिप्लेस किया, लेकिन दूसरी तरह जो ये प्रोडक्ट्स ये इंडस्ट्रीज़ बनाया करती थी वो पुअर उनकी क्वालिटी हुआ करती थी। उनकी जो क्वालिटी होती थी वो हैंडमेड के बजाय काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो चाय की इंडस्ट्री है, टी इंडस्ट्री, आपको पता है उसमें कुछ जो है चाय की पत्तियों को उठाया जाता है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसमें जो एक्सपर्ट लेबर लगता है जो इसको उठाते हैं, उसके बाद इसको सुखाया जाता है एंड देन इससे चाय बनी जाती है। लेकिन क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अब फैक्ट्री ओनर्स को खाली गर्ज प्रोडक्शन से था और उनका ये मोटिव था कि वो खाली प्रोडक्शन करे ताकि उनकी डिमांड्स पूरी हो। तो क्या किया करते थे ये फैक्ट्री ओनर्स? In tea industry, large scale producers added grass clippings to bulk up tea, sacrificing quality for quantity. तो इन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने क्या काम शुरू किया कि ये खाली ये चाय की जो पत्तियाँ होती थी इन्हीं को उठाते नहीं थे, बल्कि जो आपने देखा होगा हमारे गार्डन में जब हम अपने गार्डन को मशीन से घास काट लेते हैं तो कुछ इस कदर वो छोटे छोटे टिन के जो ग्रास के होते हैं वो उठ के बाहर आ जाते हैं। इसी तरह जब चाय को उठाया जाता है तो इसके जो पार्ट्स होते हैं जिनसे यूजुअली चाय नहीं बनती, ये उनको भी यूज़ किया करते थे चाय की प्रोडक्शन में। उससे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, दे सैक्रिफाइसेड द क्वालिटी फॉर क्वांटिटी। Production was changing in order to accommodate the consumers' desire for cheaper and as a result they sacrifices quality for the quantity। एक तरफ से उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स को हिट किया, दूसरी तरफ से जो वो प्रोडक्ट्स निकाल रहे थे उनकी क्वालिटी भी काफ़ी पहले के ज़्यादा मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा डिटीरिएट थी। ये सारा बर्डन जो था एक आम शख्स पे आ जा करता था। पहला, उसकी रोज़ी रोटी चली गई, दूसरा वो जो प्रोडक्ट सब कंज्यूम करने लगा उसको वो लेने तक का पैसा नहीं है, इसके अलावा उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिटीरिएट है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रीज़न बना कोऑपरेटिव मूवमेंट के इमर्ज होने का, दैट वाज चेंज इन द मार्केट सिस्टम वाज द न्यू लार्ज इंडस्ट्रीज रिलाइड ऑन अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू मीट प्रोडक्शन कोटास। ये क्या काम करते थे, इनको इस बात से कोई गरज नहीं था कि लेबर की क्या कंडीशन है, वो ठीक है, उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रही है, इनको बस अपने प्रोडक्शन कोटा से मतलब था। यानी ये कुछ ऐसा किया करते थे कि आज दिन में एक वर्किंग डे में आपको जो है 100 या 1000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ बनाना है, चाहे आप 10 घंटे काम करो, 15 घंटे काम करो, हमें इस बात से कोई गरज नहीं है। एम्प्लॉयज़ लॉस्ट कंट्रोल ओवर वर्किंग कंडीशंस। क्यों? उनके पास ऑल्टरनेटिव हुआ करता था, अगर फैक्ट्री नहीं है वो खुद घर जाके अपना काम करे। लेकिन जब एक इंडस्ट्री आई, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो उन्होंने वो वाली अपॉर्चुनिटी तो खो दी, इसलिए उनके पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, या काम करो या मर जाते थे वो लोग। इसके अलावा लो पे थी, क्योंकि अब हुक्म का इक्का चलता था इंडस्ट्रियलिस्ट्स का, अब हुक्म का इक्का चलता था कैपिटलिस्ट्स का। वो जो चाहते थे वो डिक्टेट टर्म्स करते थे। लो पे आने लगा, लॉन्ग आवर्स, जैसे मैंने बताया, अनसैनिटरी वर्क प्लेस, जो काम करने की जगह थी वो भी साफ़ सुथरी नहीं हुआ करती थी, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स हुआ करते थे क्योंकि इनको केमिकल्स के साथ करना पड़ता था, कोई प्रिकॉशनरी मेजर बिल्कुल भी नहीं था, एंड नो मैकेनिज्म फॉर क्लेमिंग वर्कर्स राइट्स एडेड टू द ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन
among the laborers। यानी ये सब जो आप देख रहे हैं, पहला एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी जॉब खोली, दूसरा जो प्रोडक्ट निकला करते थे उनकी क्वालिटी जो थी दैट वाज वो काफ़ी ज़्यादा डिटीरिएटेड थी, तीसरा जो लेबर की कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो ये तो 3 चीज़ें थी जो रीज़न बनती है कि क्यों कोऑपरेटिव मूवमेंट का वजूद आया वेस्ट में। वो रीज़न यही था क्योंकि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो लेबरर्स की, लोगों की, वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी पड़ी थी और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वी हैव टू मेक ए कोऑपरेटिव, वी हैव टू मेक ए सोसाइटी, वी हैव टू यूनाइट एंड वी हैव टू सर्व। हम अपनी सारी नीड्स को तभी पूरी कर पाएंगे जब हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। Since we have studied the reasons which were responsible for the formation of earliest cooperatives, अब हम कुछ important earliest cooperative societies पढ़ेंगे जो पहले बनी। तो the earliest cooperative societies were set up among weavers who were the first and hardest hit by the development of the mercantile economy and the industrial revolution। जो पहली कोऑपरेटिव्स बनी वो वीवर्स में बनी, यानी वो लोग जो हाथ से कपड़ा सिला करते थे, बुना करते थे, फैब्रिक बुना करते थे, वो पहली कोऑपरेटिव्स उन्हीं से हुई। क्यों? क्योंकि पहले जो हैंड से बना करती थी तो उसको पावर लूप ने रिप्लेस कर दिया। दे वर द फर्स्ट जो हार्डेस्ट हिट हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। सो जो वीवर्स थे, इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू द मार्केट इन द टूल्स ऑफ दियर ट्रेड और टू द मार्केट इन द फूड स्टफ्स, सेट अप फर्स्ट कोऑपरेटिव इन स्कॉटलैंड। इन्होंने क्या काम किया? अब इनको तो कम्पीट करना था। कम्पीट कैसे हो पाता? ये अपने टूल्स को इम्प्रूव करेंगे। ये जो औजार इस्तेमाल करते थे अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तभी जाके ये कम्पीट कर पाएंगे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से। एक तो वो भी एक वजह थी इन्होंने कोऑपरेटिव बनाई, और दूसरी वजह ये थी कि खाने के लिए जो फूड स्टफ्स थे उनकी भी काफ़ी ज़्यादा कमी थी। सो दीज 2 फैक्टर्स वे रिस्पॉन्सिबल कि पहली कोऑपरेटिव स्कॉटलैंड में बनी। तो 3 जगह स्कॉटलैंड में बनी। तो पहली जो बनी फेनविक में, दूसरी गोवान इन 1777 एंड इन डार्वल 1840। द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड कंज्यूमर कोऑपरेटिव वॉज फाउंडेड इन 1769 इन बेरली फर्निश्ड कॉटेज इन फेनविक। फेनविक एक विलेज है ईस्ट एशायर स्कॉटलैंड में, जहाँ पे लोकल वीवर्स ने क्या काम किया था, उन्होंने जो है एक बोरी ली, आटे की बोरी ली और उसको पास वाले दुकान में ले लिया और वहाँ पे डिस्काउंट में बेचना शुरू कर दिया, और उस अपनी सोसाइटी का नाम रखा फेनविक वीवर्स सोसाइटी। इसी तरह जो है बाकी यूरोप की बाकी स्टेट्स में भी जहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जहाँ चलता गया, वहाँ जो है वीवर्स को, वहाँ जो है जो आर्टिजन्स थे जो हाथ से काम किया करते थे, उनकी लाइवलीहुड्स पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा। तो वहाँ से जो है कोऑपरेटिव्स बनती गई। इसी तरह फ्रांस में लियोन्स एक जगह है, दिस इज़ द 3rd लार्जेस्ट सिटी इन फ्रांस, वहाँ पे भी एक कोऑपरेटिव बन गई। इंग्लैंड में रॉचडेल, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम अभी इन डिटेल पढ़ेंगे, वहाँ पे भी कोऑपरेटिव बन गई। एंड इन जर्मनी शेम्स 1840s में वहाँ पे भी कोऑपरेटिव बन गई। दो द कॉपरेशन एंड म्यूचुअल एंटरप्राइज हैज़ बीन एन एसेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एवर सिंस इट इवॉल्व्ड, द रियल कोऑपरेटिव मूवमेंट कैन बी क्रेडिटेड टू रॉकडेल पायोनियर्स who established a cooperative consumer store in North England. This store can be called as the first in the cooperative consumer movement. जैसे कि मैंने बताया स्कॉटलैंड में भी बनी, इसी तरह से फ्रांस में भी बनी, लेकिन इन सारी कोऑपरेटिव्स में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई बनी वो नॉर्थ इंग्लैंड में बनी बाय रॉकडेल पायोनियर्स, एंड इसको कहा जाता है फर्स्ट इन द कोऑपरेटिव कंज्यूमर मूवमेंट। क्यों इसको फर्स्ट कहा जाता है? क्योंकि इसने अपने प्रॉपर प्रिंसिपल्स तैयार किए थे जो कि उसके मेंबर्स थे, इस सोसाइटीज़ के, इस कोऑपरेटिव के जो मेंबर्स थे उनको वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने थे। यानी एक तरह से इसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया पूरे कोऑपरेटिव्स को, एंड दीज प्रिंसिपल्स वी कॉल देम एज रॉकडेल प्रिंसिपल्स। एंड ये वही प्रिंसिपल्स है जिन पे आज का हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल जो है, यही प्रिंसिपल्स थे जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न कोऑपरेटिव मूवमेंट। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इन सारे प्रिंसिपल्स को एक एक करके पढ़ेंगे, और यहाँ ये इम्पॉर्टेंट भी हमारा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बनता है कि कहीं एग्जामिनेशन में पूछना ले क्वेश्चन कि कौन सा प्रिंसिपल रॉकडेल में था या कौन सा इनमें प्रिंसिपल नहीं था। The Rockdale pioneers made their first aim to establish cooperative where the members
would not only be their own merchants but also their own producers and their own employees. इस रॉकडेल प्रिंसिपल की जो रॉकडेल पायनियर्स ने एक सोसाइटी बनाई, इसकी खासियत क्या थी? जो इसके मेंबर्स थे जिन्होंने ये कोऑपरेटिव बनाया, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम जो है इस कोऑपरेटिव में खुद अपना पैसा लगाएंगे, हम खुद ही इसमें मर्चेंट भी बनेंगे, कारोबारी भी बनेंगे, हम खुद अपना प्रोड्यूस भी करेंगे और खुद एज एन एम्प्लॉय भी इसमें काम करेंगे। सिंस दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट कोऑपरेटिव को कहा जाता है। द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट फॉर्मिंग ए कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज मेड इन रॉकडेल, इंग्लैंड, जैसे मैंने अभी बताया, जिसमें 28 फ्लैनल वीवर्स आ गए और इनमें कुछ लोग फॉलो करते थे एक लिबरल माइंडेड रॉबर्ट ओवन को। रॉबर्ट ओवन ही वाज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर। ये एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर था और ये लिबरल आइडियोलॉजी का था। अकॉर्डिंग टू हिम इसने एक फ़िलासफ़ी दी थी। इसका कहना था कि ए मैन्स कैरेक्टर इज़ बिल्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस ऑन विच ही हैज़ नो कंट्रोल। रॉबर्ट ओवन का कहना था कि इंसान का जो कैरेक्टर है वो इन बिना पे बनता है, वो हालात बना देते हैं, इसका कैरेक्टर वो हालात बना देते हैं जिन हालात पे इसका कोई कंट्रोल ही नहीं होता। यही वजह अगर आप देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्यों बनी। कोऑपरेटिव्स का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये तो मजबूर हो गए थे वीवर्स, क्योंकि उनके पास लाइवलीहुड रिस्क थी, उनके पास खाने पीने के लिए, कारोबार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो भी कुछ था वो एट स्टेक था, तो वो कंपेल हो गए कि वो कोऑपरेटिव बनाएं। These weavers were having a hard time keeping body and soul together, जैसे मैंने बताया, because of low wages being paid them by the mill owners। इसी वजह से जो हो गया and they have started to form this society। देखिए अराउंड दिस टाइम द कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज मोर एट द यूटिलिटेरियन लेवल, यानी अभी तक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो बस इस बिना पे थी कि अपनी नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करो, खुश रहो, काम ख़त्म। द कंसेप्ट दो ओल्ड वॉज जस्ट बींग इम्प्लीमेंटेड एंड वॉज ग्रोइंग स्लोली। हालांकि जो ये कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोऑपरेटिव का कंसेप्ट तो एंशिएंट हिस्ट्री से चला आ रहा है, जब से इंसान ने होश संभाला, मगर जो ये नया कॉन्सेप्ट अब प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट होने लगे, ये धीरे धीरे ग्रो करने लगे, यानी दीज प्रिंसिपल्स रॉकडेल प्रिंसिपल्स एंड अदर जो बेसिक आइडियोलॉजी कोऑपरेटिव की थी वो धीरे धीरे डेवलप होने गई। मनी ग्रेट थिंकर्स, far-sighted men and visionaries were applying their minds to find practical solutions to the new problems and to work out better system of social organization। देखिए पहले जो 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है आज की सोसाइटी से, तो ये ज़रूरी था कि हम कोऑपरेटिव्स को भी इवॉल्व करते रहें। इसीलिए बहुत सारे जो थिंकर्स थे, जो विजनरीज थे, उन्होंने कंटिन्यूसली इस बात को असर्टन किया, इस बात पे अपना दिमाग लगाया कि हम जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कैसे कैसे इम्प्रूव करें, और वक्त ब वक्त ये इम्प्रूव होती गई। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती थी, तो कुछ फाइनेंशियली क्रेडिट यूनियंस बने अभी तक जो बन गया था, दैट वर द कोऑपरेटिव्स। अब कुछ फाइनेंशियली क्रेडिट यूनियंस बनने हुए, कहाँ? जर्मनी में, इन द मिड 19th सेंचुरी। फाइनेंशियली क्रेडिट यूनियंस किनको कहते हैं? ये वो यूनियंस थी जो बाकियों को पैसा देते थे, किस लिए? ज़रूरतें पूरी करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक क्रेडिट यूनियन बन गई, इसको पता है कि यहाँ पे एक आर्टिज़न है, ये कोई काम कर रहा है, लेकिन इसको कुछ टूल्स लाने हैं, इसके पास पैसा नहीं है, बट ही इज़ डूइंग ए प्रोडक्टिव वर्क। अब ये क्या काम करते थे? ये इसको पैसे देते थे एंड लेटर ऑन इसको सपोर्ट किया करते थे। जब इसको सपोर्ट करते थे, ऑब्वियसली ये ग्रास रूट लेवल पे सपोर्ट होता था। ये पहली कहाँ पे बन गई? इन जर्मनी, इन मिड 19th सेंचुरी। फर्स्ट इन फ्रांस हर्मन अर्बन एरिया में बने, देन फ्रेडरिच विलियम रेफरसर ने रूरल एरिया में बना ली। यानी ये दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने इन क्रेडिट यूनियंस को पहले अर्बन एरियाज़ में बनाया एंड लेटर ऑन इन 1864 ये रूरल एरियाज़ में भी क्रेडिट यूनियंस बनने शुरू हो गई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ रॉकडेल कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। जैसे मैंने बताया, दीज आर द प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे आज जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रिंसिपल्स है, 7 बेसिक प्रिंसिपल्स, जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक रहेगा वो पढ़ेंगे हम, वो देखेंगे आप। उनका ओरिजिन सारा जो है रॉकडेल कोऑपरेटिव प्रिंसिपल से ही है। तो कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे? वन वाज लो मेंबरशिप फी।
यानी जो भी इस सोसाइटी का कोऑपरेटिव का मेंबर बनना चाहता था उसको कोई काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का पैसा नहीं देना पड़ता था, एक मामूली सा मेंबरशिप फ़ी था विद इन द रीच ऑफ दोज इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग देयर फाइनेंशियल स्टेटस। यानी ये पैसा खाली उतना था जितना कि जो मेंबर्स है वो दे पाए। ऐसा नहीं कि कोई हेफ्टी अमाउंट इन्होंने रखा, बस नाम की कोऑपरेटिव बनाई, कोई तो इसमें ज्वाइन कर नहीं पाएगा जब उसका मेंबरशिप फ़ी ज़्यादा होगा। द सेकंड प्रिंसिपल इज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स रादर देन बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। कोऑपरेटिव का मकसद इनका बनाने का ये था कि हम काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स को लाए, तो उस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेयर्स यानी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा शेयर्स दिए। जब ज़्यादा शेयर्स हुए तो ऑब्वियसली ज़्यादा शेयर होल्डर्स बनेंगे और उस वजह से क्या हुआ, ये कोऑपरेटिव्स की मेंबरशिप बढ़ने लगी। द थर्ड वाज देयर वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्रोल। इसमें वन मैन वन वोट था रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स ओन। यानी अगर इस मान लो हमने एक कोऑपरेटिव बना ली, इस कोऑपरेटिव में 100 मेंबर्स है और किसी इन 100 मेंबर्स में से किसी के पास 1 शेयर है तो किसी के पास 5 शेयर्स है। अब डेमोक्रेटिक कंट्रोल का क्या मतलब था, चाहे कोई 1 शेयर होल्ड कर रहा है या 5 शेयर्स होल्ड कर रहा है, इसके पास भी 1 वोट है और इसके पास भी 1 वोट है। वन मैन वन वोट रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स ओन। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग वाज सेल फॉर कैश इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉसेस कनेक्टेड। यानी ये पैसा लेते थे, काम करते थे, पैसा वापस लेते थे, पैसा देते थे, यानी ये कर्जे में काम नहीं करते थे। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड लॉस कनेक्टेड विद द एक्सटेंशन ऑफ द क्रेडिट। इनको पता था कर्जा जाएगा, कर्जा वापस नहीं आ सकता है, ये पहले ही वीक थे लोग, ये क्या किसी को कर्जा देते, इसीलिए ये जो कुछ काम करते थे वो नकदी में काम करते थे। द फिफ्थ इज गुड्स सोल्ड एट रेगुलर रिटेल प्राइसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड प्राइस कटिंग वॉर विथ कंपिटिटर्स। यानी ये क्या काम करते थे, ये गुड्स को ज़्यादा रेट्स पे नहीं बेचते थे ताकि जो कंपिटिटर्स थे, कंपिटिटर्स कौन थे, दीज वर दीज बिग इंडस्ट्रीज, दीज वर दीज बिग फर्म्स जो इनको compete कर रहे थे। तो ये क्या काम करते थे, हम ये जो रिटेल प्राइस पे बेचा करते थे। नाउ द सिक्स्थ इज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल स्टॉक एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग्स बेस्ड अपॉन द अमाउंट ऑफ पैट्रोनेज कंट्रीब्यूटेड बाई ईच नंबर। यानी ये क्या काम करते थे, अगर किसी ने कोई स्टॉक दे दिया यानी कैपिटल दे दिया, किसी ने कोई पैसा दे दिया और उसने कहा देखो मैं कोऑपरेटिव में लगाता हूँ, अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको इसके बदले में जो इंटरेस्ट देती थी वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता था, वो लो होता था। क्यों, अगर ये ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगी, ये तो पहली अब तो उभर रही है, अगर ये ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगी तो ये तो क्रैश हो जाएगी, तो कॉन्सेप्ट तो रहा ही नहीं इसके डेवलपमेंट का। और दूसरी बात क्या होती थी, जो अब ये कमाती थी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग्स यानी जो ये पैसा कमाती थी वो ये इस हिसाब से दिया करती थी कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया। अगर एक मेंबर ने 1000 रुपये कंट्रीब्यूट कर दिया, दूसरे ने 10,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर दिए, तीसरे ने 1 लाख रुपये कंट्रीब्यूट कर दिया, मान लो कि अब 10 लाख का प्रॉफिट आ गया फॉर एग्जाम्पल की मैं बता रहा हूँ, तो ये 10 लाख अकॉर्डिंग टू द अमाउंट जो जिसने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। द सेवेंथ इज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको पता है जो सोसाइटी यूरोप की थी इन 19th सेंचुरी 17th सेंचुरी, इट वॉज चर्च डोमिनेटेड। ये कॉन्सेप्ट क्यों इन्होंने अप्लाई किया, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी, ताकि ये जो बाहर के आउटसाइड इंटरफ्रेंसेस है, चाहे वो पोप की हो चाहे वो किंग की हो, कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप जिव हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप कोई भी मज़हब ताल्लुक़ रखते हैं तो इनको इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता था। या आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कोई भी हो, आप लिबरल से हो, आप डेमोक्रेटिक से हो, इनको इस बात से कोई गरज नहीं था। यू आर अ मेंबर irrespective of your political and religious nature or religious affinity. And the last eighth principle is a certain percentage of the profit was set aside for educational purposes. ये जो कुछ कमाया करते थे उसमें कुछ पैसा साइड से रखा करते थे। क्यों, ताकि इनको पता था जो लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, कोऑपरेटिव्स के बारे में, उनको हम एजुकेट करेंगे, उनको बताएंगे, या अगर ये चाहते कि हम अपनी कोऑपरेटिव को इम्प्रूव करें, उस सूरत में इनको कोई एक्सपर्टीज़ बुलाना पड़े तो
उसके लिए भी ये पैसे अलग से रखा करते थे। यानी ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ये इस आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करना चाहते थे। सिंस दे वांट टू प्रोपोगेट इट, इसमें एक्सपेंसेस पैसा लग जाता, तो ये पहले ही अपने प्रॉफिट में से इसको हटाया करते थे। देखिए गाइस, अगर आप इन प्रिंसिपल्स को देखोगे, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और काफ़ी ज़्यादा वेल स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स आपको नज़र आएंगे। हकीकत में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है। और अगर आज हम बात करेंगे जो 7 बेसिक प्रिंसिपल्स है कोऑपरेटिव्स के, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे इन्हीं से एक्सट्रैक्ट हुए। बिफोर कि हम आगे बढ़े कि मैं आपको ये अंदाज़ा दिला दूं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हम प्रेजेंटली जो 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव है उनको थोड़ा सा देखेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि these have been actually derived from these Rockdale cooperative principles. The 7 cooperative principles जो अभी बेसिक है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, that is voluntary and open membership, democratic member control, cooperation among the cooperatives, autonomy and independence, member economic participation, concern for the community, education and training and information. देखिए, democratic control, this was also present in Rockdale. एजुकेशन, दिस वॉज ऑल्सो प्रेजेंट. ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल एफिनिटी कोई नहीं थी, रिलीजियस एफिनिटी कोई नहीं थी, डेमोक्रेटिक कंट्रोल था. वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, बिल्कुल वॉलंटरी था, कोई भी आ सकता था, मेंबरशिप फ्री थी. इसी तरह से इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, जो जितना पैसा भरता था उसको उतना दिया जाता था. इनको ये कंसर्न था कि हम आगे वाली ये जो हमारी नॉलेज है प्रोपगेट करें बाकियों तक. तो यू सी ऑल दीज 7 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स विच राइट नाउ गवर्न द कोऑपरेटिव सोसाइटीज across the globe, these actually have been derived from the Rockdale. Moving ahead now, by 1830 there were several hundred cooperatives. 1830s में बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बनते गए क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ता गया. जितना ज़्यादा लोगों में असर आने लगा, उन्होंने कोऑपरेटिव्स शुरू करने लगा. some were initially successful, जो एक काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी. कुछ तो हमने पढ़ ली भी, जैसे मैंने बताया था, इन स्कॉटलैंड, इन फ्रांस, इन जर्मनी, इन इंग्लैंड. इनमें से हज़ारों में से कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पहले तो सक्सेसफुल थी, बट मोस्ट cooperatives founded in early 19th century had failed by 1840. मगर क्या हुआ, जितने सारे कॉपरेटिव्स बन गए थे बाई 19th सेंचुरी में, 1840 के आते आते वो सारे यूजुअली फेल हो गए. रीज़न क्या थे? सेवरल रीजन्स वर रिस्पॉन्सिबल कि ये कॉपरेटिव्स, अर्ली कॉपरेटिव्स क्यों फेल हो गए. द फर्स्ट इज the trustees of these cooperatives were elected for life and could not be removed, although they were obliged to assume financial responsibility for any debts that the society might incur. पहले क्या परेशानी हो गई थी, जिन्होंने ट्रस्टीज़ बनाए थे, एक कोऑपरेटिव तो उन्होंने बनाया, अब उन्होंने कुछ मेंबर्स को इसमें रखा कि आप इसको ओवरलुक करेंगे, बट दीज वर अपॉइंटेड फॉर लाइफ टाइम. जब कोई लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट होता है तो इनिशियली वो तो बहुत ही ज़्यादा अपना मन लगा के इस सोसाइटी को काम देगा, लेकिन उसे पता है अगर मैं काम मन लगा के भी नहीं करूँगा तो कोई है तो नहीं मुझे निकालने वाला, बिकॉज देयर वाज नो प्रोविजन, दे वर इलेक्टेड फॉर लाइफ. तो धीरे धीरे इनकी एफिशिएंसी ख़त्म होती गई. इनका काम था कि ये जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखे इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, उसको नज़र रखे. धीरे धीरे ये इनमें खासियत नहीं रही, एंड दिस गेव अ सीवियर blow to the cooperatives. The next is, like all novices, the cooperative consumer stores, they granted too much credit as well as tolerating poor management and accounting system. ये एक्चुअली दोनों इंटररिलेटेड ही है. क्या हुआ, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थे इन्होंने ज़्यादा कर्जा देना शुरू कर दिया और इनकी जो मैनेजमेंट थी वो पुअर थी. क्यों? मैंने पहले ही बताया, जो ट्रस्टीज़ थे उनको लाइफ टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता था, और जब ट्रस्टीज़ को लाइफ टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता था, जो अकाउंटिंग का सिस्टम था, लॉसेज एंड प्रॉफिट लॉस का, वो सही से नहीं हो पाया. तो मिसकैलकुलेशन होती गई, डेब्ट एक्यूमुलेट होता गया, एंड फाइनली ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फाइनली वेंट इनटू लॉस. The third is, it was common for both managers and clerks to steal from these early cooperatives. ये क्या था कि जो मैनेजर्स थे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज कर रहे थे, और जो क्लर्क्स ये डॉक्यूमेंट्स को देखा करते थे, उनके लिए पहले आसान था कि वो खुद के लिए कुछ भी चोरी कर ले.
कोई प्रॉपर वहाँ पे जो है उनको ट्रांसपेरेंसी नहीं थी ज़्यादा कुछ कि वो देख पाए कि कौन सा मैनेजर जो है ये कोऑपरेटिव में से पैसा निकाल रहा है या पर्सनल यूज़ के लिए या कोई अपना प्रॉफिट हासिल करने के लिए ये जो है कोऑपरेटिव के एसेट्स को ले रहा है। द फोर्थ कॉज फॉर द डाउनफॉल वाज the arrangement whereby the largest shareholders received the greatest dividends। इसके अलावा जो और एक रीज़न बना कि क्या रीज़न था कि ये जो अर्लीस्ट कोऑपरेटिव्स थे ये फेल हो गए, वो ये भी था कि जो इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स थे उन्होंने ज़्यादा डिविडेंड लेना शुरू कर दिया। हालांकि हमने पहले ही पढ़ा कि इसमें जो कॉन्सेप्ट था कि बेसिक प्रिंसिपल ये था कि शेयर्स को काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिया जाए, इस वजह से जो डिविडेंड आएगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब अब किसी एक बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा शेयर आने लगे या कुछ मेंबर्स के पास बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगी तो उन्होंने जो ज़्यादा डिविडेंड लेना शुरू कर दिया, और इसका जो वो मोटिव था कि इन्फिल्ट्रेट करे प्रॉफिट सब मेंबर्स में, वो उतना ज़्यादा नहीं रहा। All these factors when added together spelled failure of the first genuine English cooperatives, but it enabled the Rockdale pioneers to profit from these mistakes and set up a new model that was destined to endure for all time। इस तरह से जैसे मैंने बता दिया, जब कोई चीज़ हम यूज़ में लाते हैं उसमें कोई खामियां होती है, देन वी ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। इसी तरह जो अर्लीस्ट कोऑपरेटिव्स ये इंग्लैंड में बनी थी, जैसे मैंने बताया जो इम्पॉर्टेंट इसमें रीजंस थे, जैसे हमने देखा ऊपर क्या क्या वजह थे, लाइक देयर वाज दी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं थी, डेब्ट ज़्यादा चला गया, मैनेजर्स और क्लर्क्स जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम सही से नहीं कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट नहीं था, और डिविडेंड्स का इशू था। लेटर ऑन इन सब इश्यूज़ को धीरे धीरे करके टैकल किया गया और कोऑपरेटिव्स की मूवमेंट धीरे धीरे स्ट्रांग होती गई। हमने इस लेक्चर में कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी को पढ़ा और हमने रीज़न समझने की कोशिश की थी क्यों कोऑपरेटिव मूवमेंट उठी। दुनिया के हर कोने में कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हो गई, डिफरेंट वक्त पे हो गई और डिफरेंट टाइम स्केल पे हो गई, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस थे। कोई पहले हुआ, जैसे हमने यूरोप में पहले इस वजह से स्टार्ट हुआ क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में लेटर ऑन हो गई। द हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल एंड जियोग्राफिकल डायमेंशंस ऑफ कोऑपरेटिव्स आर सो वास्ट दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एनकम्पास द होल ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट। जैसे मैंने कहा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट दुनिया के हर किसी हिस्से में ऑलमोस्ट शुरू हो गई। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम हर किसी को पढ़ सके, लेकिन इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को पढ़ने लगी। हमने देखा कि किस तरह से कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हो गई। इनफैक्ट ये कोऑपरेटिव मूवमेंट इतनी ज़्यादा वास्ट है एंड कॉम्प्लेक्स है जितनी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटीज़ होती है। देखिए, जो कल्चर वेस्ट का है वो ईस्ट का नहीं है, जो कल्चर नॉर्थ अमेरिका का है वो लैटिन अमेरिका का नहीं है, यूरोप के ईस्ट और वेस्ट में फ़र्क है, एशिया का मिडल ईस्ट ले लो, साउथ ईस्ट ले लो या फार ईस्ट ले लो, इतना ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है कि डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कोऑपरेटिव मूवमेंट इनकॉर्पोरेट सोसाइटी में होना शुरू हो गई। And yet, despite this complex diversity of human situations in which cooperative ideology is practiced, there must be common thread flowing everywhere। जैसे मैंने बता दिया, चाहे दुनिया का कोई भी पार्ट हो, इधर इट्स ईस्ट, इट्स वेस्ट, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट चाहे किसी भी तरीके से शुरू हो, लेकिन इसमें एक कॉमन थ्रेड होनी चाहिए। जो कॉमन थ्रेड है, कॉमन थ्रेड क्या है कि हम सर्विस करें डाउन ट्रोडन्स को, सर्विस टू दोज पीपल हु आर इन नीड, उन लोगों को जो चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बढ़ाना। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसे शुरू मैंने इस वीडियो में की, ये यूरोप में शुरू हो गई थी। धीरे धीरे करके ये कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में आनी शुरू हो गई। एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट इन डेवलपिंग इकोनॉमीज़ countries is an important mean of gradually overcoming economic and cultural backwardness, जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। we will be discussing the cooperative movement in India। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें जो है अगले वाले लेक्चर के बारे में बता दूं कि अब जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में शुरू हो गई थी, ये नीचे जो है अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्फिल्ट्रेट होती हुई नज़र आएगी आपको। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीन्स बन गया क्या, किस चीज़ का, कि वो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकवर्डनेस को हटा के इनमें डेवलपमेंट लाए। ये एज ए स्कूल ऑफ कलेक्टिव मैनेजमेंट बना। इसने ट्रेन किया डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों को ताकि वो अपनी इकोनॉमिक और कल्चरल कंडीशंस को बढ़ा दे, अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को बढ़ा दे, फाइनेंशियल कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करे। डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रीमियरली
पहले इकोनॉमी के उस पार्ट में बनी जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा थे, दैट इज़ एग्रीकल्चर। हम देखेंगे कि किस तरह से पहली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एग्रीकल्चर से बनते हुए बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ धीरे धीरे बनती जाएंगी। हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू लिया पूरी कोऑपरेटिव मूवमेंट का, इम्पॉर्टेंट रीजंस पढ़ लिए कि क्यों कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है क्यों आ गई। इसके अलावा फिर कुछ इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव मूवमेंट पढ़ लिए, एंड द मेन कोऑपरेटिव मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय रॉकडेल पायोनियर्स इन नॉर्थ इंग्लैंड, उसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। और उसके बाद हमने फाइनली ये बात कंक्लूड की कि कोऑपरेटिव मूवमेंट इतनी ज़्यादा वास्ट है कि हम हर किसी कोऑपरेटिव मूवमेंट को नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता चाहे कोऑपरेटिव मूवमेंट दुनिया के किसी भी कोने में उठे, इनमें एक कॉमन थ्रेड था। वो कॉमन थ्रेड ये था कि हम सर्विस दें डाउन ट्रोडन को, अपने मेंबर्स को, ताकि उनकी इकोनॉमिक और कल्चरल कंडीशंस, जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस उनमें है, वो इम्प्रूव हो सके। धीरे धीरे ये कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज़ की ओर चला गया, जिस इंडिया भी आता है। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट कि किस तरह से कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में शुरू हो गई। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड वन मोर अनाउंसमेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी आर प्लानिंग कि हम लेक्चर्स के साथ साथ कुछ मॉक टेस्ट्स भी अपलोड करें। हमारे कुछ आधे लेक्चर्स हो जाए, हमारा आधा सिलेबस जब तक कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट नेक्स्ट 5 और 6 लेक्चर्स में, देन वी विल बी अपलोडिंग सम मॉक टेस्ट्स, ताकि हम एनालाइज कर पाए जो हम अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, like this video and share as much as possible. Thank you so much.